बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। मार्का हक, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में इस मार्के की धूम अब तक है। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया किस तरह से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। DGISPR ने कहा कि हमने 10 से 15% अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अंदाजा लगाइए अभी बहुत से हथियार, बहुत से टैक्टिक्स, बहुत सी चीजें अभी भी भारत से पोशीदा हैं। और इसी हवाले से ये बताया गया कि जी 8 जहाज हमने भारत के गिराए हैं। अल्लाह ने हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी नसीब की। इस पर हम जरूर बात करेंगे। भारत में मुसलमानों के लिए जमीन मुसलसल तंग हो रही है। आज DGISPR ने कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का भी हवाला दिया कि उनको अपनी किस्मत का फैसला करने का पूरा हक है। पाकिस्तान हमेशा ये बात उठाता है और उठाता रहेगा। और कश्मीरियों के हक में बात करने की वजह से पाकिस्तान पर कई जंगें मुसल्लत की हैं भारत ने। 1948, 1965, 71, 98, अब ये मार्का हक, और इसी तरह बीच में हम दहशतगर्दी भी देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत से पीछे ना हटा है, ना हटेगा। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम ये बात भी करेंगे कि एक बड़ी खबर सामने आई है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया। ट्रंप का एक बड़ा ऑपरेशन था कि जी हम फ्रीडम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ को हम अब ईरान से आज़ाद करवाएंगे। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा गया कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं देंगे। अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है और इस वजह से फिर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। मेरे साथ हैं आमिर खाकवानी साहब, मशहूर मरूफ साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम नवीस हैं, और वहीद हुसैन साहब आप जानते हैं एंकर पर्सन हैं, टेलीविजन पर आप इनको देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर खाकवानी साहब, आपने हाल ही में तफसील से भारत में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, इस पर लिखा है। लेकिन बीजेपी क्या इसी वजह से हालिया इंतखाबात में भी जीत रही है, नफरत बेच बेच कर? ये तो ऐसे लगता है कि ये भारत के सेकुलरिज्म को ये नफरत खा जाएगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडियन सेकुलरिज्म को शायद, वैसे तो देखें, ये हम लोग तो कम से कम, मैं तो ये बात बाजी में भी लिखता रहा कि इंडिया में सेकुलरिज्म को इंडियन दिखावे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इवन कांग्रेस भी अंदर से जब एक वक्त आता है ना, जिसे कहते हैं ना कि वो आखिरी तजिए में वो हमेशा वहीं से वो एक एक्सट्रीम किस्म के हिंदू व्यूज वाले ही निकलते हैं वहां पे। लेकिन चले, कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ भ्रम रखती थी। बीजेपी ने तो इंतहा कर दिया। मतलब आप देखें ना, अभी आप जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो रियासती इलेक्शन हुए वहां पे, स्टेट इलेक्शन वहां पे सुबह के। वेस्ट बंगाल का खास बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 15 साल से वहां पे ममता बनर्जी की हुकूमत थी, जो बड़ी शदीद एंटी बीजेपी है और बड़ा स्ट्रांग उनका वहां पे उनका एक स्ट्रांग होल्ड था और वो बड़ी पॉपुलर है वहां पे। तो वहां पे जब उन्होंने किया, और वहां पे तो ऐसा हुआ है कि लग रहा है जिस तरह के इंडिया के तमाम जो अदारे हैं, सरकारी अदारे, वो बीजेपी के साथ मिल गए। ऐसा वैसे नहीं हुआ, पहले बहुत अरसे, एक तवील अरसे बाद शायद ऐसा हुआ, क्योंकि इंडियन इलेक्शन मीडिया जो वहां का इलेक्शन कमीशन जो है, वो उसकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी रही है। हालांकि वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे हमारी तरह के रिटायर्ड जजेस वगैरह का नहीं, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, लेकिन उनकी बहुत एक खास किस्म की क्रेडिबिलिटी रही है। इस दफा इलेक्शन कमीशन ने खुल के मुसलमानों को निशाना बनाया वहां पे और बीजेपी को सपोर्ट किया है। यानी आप अंदाजा लगा ना, 9 मिलियन वोटरों को आप अचानक कोई नाम ही खारिज कर दे, और उनमें से एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है, मुस्लिम वोटर है, और जानबूझ के उन्होंने उन इलाकों को निशाना बनाया जो वहां मुस्लिम अक्सरियती अजला है। और ऐसा काम किया गया, एक एक हल्के पे जाके लगता है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी ने काम किया। यानी बाज हल्कों में ऐसा है जहां पे पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी 10,000 वोटों की लीड जीती थी, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट काफी ज्यादा था, वहां उन्होंने 30-40 हजार वोट मुस्लिम वोट कैंसिल कर दिए। अब नतीजा ये हुआ कि वहां से हार गई। सीधा साधा स्टेट का मतलब सीधी साधी कैलकुलेशन की है ना, कि उन्होंने कि जो कम्युनिटीज ममता बनर्जी को सपोर्ट करती थी उनको निशाना बनाया, और सबसे बड़ा मुसलमान वोटर। आप जानते हैं वेस्ट बंगाल का इंडिया में कश्मीर के बाद, कश्मीर तो मुस्लिम अक्सरियती सूबा है ही, उसके बाद 2 बड़े सूबे जो हैं आबादी के लिहाज से तनासब में, उसमें ये वेस्ट बंगाल शामिल है। यहाँ की 30% करीब, 27 से 30% करीब है। और फिर आसाम में भी, वहां पे मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। आसाम में भी ऐसा हुआ है कि वहां पे उन्होंने हल्का बंदी, हल्के ऐसी तब्दील की हैं कि जहां पे मुस्लिम काफी सारे हल्कों में जहां पोजीशनें थी उनकी, वो सीटें नहीं मिल सकी उनको, क्योंकि वो अब जानते हैं ये चीज हमारे यहाँ भी बाज़ होती है, बलदाती इलेक्शन में खास तौर पर होती है कि अब आप कुछ ताकतवर तगड़े लोग होते हैं, वो 2-3 यूनियन काउंसिलें उधर दौड़ा के अपने मुखालफों की किसी और तरह शामिल करवा रहे थे ताकि 10-7 हजार का वोट फर्क पड़ जाए। लेकिन इतने मुनज़्ज़म लेवल पे पूरा निशाना बना के आप उसमें, और आप देखें फिर सुप्रीम कोर्ट का, मतलब मैं अब वायर इंडिया पर मशहूर रिपोर्ट है, वायर उर्दू की, वायर मशहूर वेबसाइट है उनकी, बड़े
मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ लोग जो बड़े इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने, मैंने वहां पर तजिया पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे खौफनाक बात यह है कि एक इलेक्शन कमीशन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, ये कितने मिलियन, 9 मिलियन वोटर, उनमें से 27 लाख से ज्यादा के केसेस चल रहे हैं, 47 वोटरों को, 47, सिर्फ 47 अफराद, 47, आप अंदाजा लगाएं, 91 लाख बनता है वैसे जो वोट खारिज हुआ है, उनमें से सिर्फ 47 लोगों को इलेक्शन में इजाजत मिली है, यानी उनके वोटर हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निहायत ही शर्मनाक किरदार रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, जो बड़े दावेदार बनते हैं कि हम बड़े जमहूरियत की चैंपियन है और पता नहीं क्या किया है सारे। तो अच्छा, और फिर मीडिया, उनका गोदी मीडिया जो है वो इतना खौफनाक तरीके से इस्तेमाल हुआ है इसमें, हर, और फिर ब्यूरोक्रेसी को इतने बड़े लेवल पे वहां पे, अच्छा वहां पे एक रवायत है इलेक्शन से पहले कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ट्रांसफर नहीं होते, इस वक्त उन्होंने बल्क में ट्रांसफर किए हैं चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी लेवल पे, यानी जो बिल्कुल जिले की तहसील के लेवल पे लोगों को बदला है, और साथ ही इसके अलावा वहां पे हरासा बहुत किया है पुलिस के वहां पे लोगों को, और उन्होंने फौज वहां पे, बल्कि उन्होंने उर्दू ने तो तंजिया लिखा है कि भाई हमें इस पे यह है कि इंडियन नेवी को या एयरफोर्स को क्यों नहीं किया गया, यानी बाकायदा फौज वहां पे, फौज तैनात तो नहीं किया, सिर्फ वजह उसकी यही है कि उन्होंने ये एक नामुमकिन और मुश्किल टास्क को उन्होंने बदलना था और बदल गया, उन्होंने दिखा दिया वहां पे, और आप देख लेंगे अगले सालों में पता क्या होगा वहां पे। हाँ, और बहुत मुश्किल हो गई। हाँ, हंगामे हम देख रहे हैं और लोगों में डिससेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन वही सब, ये पहले सिर्फ फौज का कहा जाता था, ये इमेज ये था कि जी फौज तो मुसलमानों के खिलाफ है ही, कश्मीरियों का कत्लेआम होता है, बाकी जगहों पर हम अक़लियतों के साथ फौज का देखते हैं क्या सलूक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात हो जाती थी, जिसका आमिर खाकवानी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये सिर्फ एक दिखावा था सेकुलरिज्म। अब सुप्रीम कोर्ट भी गई, बाबरी मस्जिद का आप केस देख लें, इलेक्शन कमीशन था कि जी बड़ा आजाद है, फलां है, वो भी गया, मीडिया की, ब्यूरोक्रेसी की बात होती थी, सब फारे, यानी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि सारे इदारे वहां पर अब मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, और वहां पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। माशी तौर पर भी अगर आप देखें तो अब तंग हो चुकी है मुस्लिम कम्युनिटी भारत में, अक़लियत अमूमी तौर पर, लेकिन खासकर मुसलमान। बहुत शुक्रिया आपका उसामा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी है। बुनियादी तौर पे ये जो बीजेपी है, इसका जो आगाज है वो लास्ट सेंचुरी के अवाइल में होता है, और ये आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जब ये शुरू हुई जो कि वायलेंस की बेस के ऊपर थी, और जितनी भी बाकी कम्युनिटीज यानी प्री पार्टीशन हिंदुस्तान के अंदर थी, जिसमें जाहिर है कि मुसलमानों ने उनको रूल किया हुआ था, इसी तरह सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, या हिंदू अपने जो उनके वो लो कास्ट हिंदूज हैं जिनको वो यानी अनटचेबल कहते हैं, उनके खिलाफ बेसिकली ये पार्टी जो है उसका आगाज हुआ। उसकी यानी नजरियात की बुनियाद जो है, फाउंडेशन जो है उसकी, वो नफरत के ऊपर है। एक तो ये बात समझना निहायत ही जरूरी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं मोदी के बारे में। मोदी देखें, जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनको बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा जाता था, कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों की मैसिव जो है वो वहां पे उनका कत्लेआम उन्होंने किया, और ये वो वक्त था जब अमेरिका ने मोदी की इंटरेस्ट जो है उसको अमेरिका के अंदर उसके ऊपर बैन लगा दिया। बिल्कुल सही। ये जो हिस्ट्री है इसको समझना निहायत ही जरूरी है। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि जब से मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसने ओवर द ईयर्स अपनी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदलिया थी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे उसकी ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे उसने अपने जो हार्ड लाइनर्स लोग थे उनको उसने तैनात करना शुरू कर दिया था। एक दूसरा ये है कि बीजेपी के जो ये आरएसएस के जो लोग हैं वो बेसिकली विद इन द स्टेट यानी रियासत हिंदुस्तान के अंदर जो है एक आपकी पुलिस है, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पैरेलल एक ऐसी फोर्स बना दी है इन यानी दहशत गर्दों की, कि जो कि आपके रेगुलर जो जजेस हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके बाकी लोग जो रियासत को चलाते हैं, उनको वो डराते हैं, धमकाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको उबारते हैं और बाकी भी अक़लियतों के खिलाफ उबारते हैं। ये जो आज रिजल्ट आपको नजर आ रहा है इलेक्शंस का, ये जितनी भी जो बातें अभी आमिर साहब फरमा रहे थे, ये हैज गॉट अ डिटेल, ये सारी की सारी उसके एक बैकग्राउंड है उसका,
कि अब सही। कोई भी शख्स जो है जी। हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग जिनको कहते थे जी ये बड़े इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, ये बड़े इंडिपेंडेंट जो है वो इस मीडिया। खित्ते के अंदर, ये जो आपका सेफमा शेफमा वाले जो लोग लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे यहाँ पे, ये सारे का सारा जो एक दो नंबरी थी, तमाशा था, वो सारा इस मोदी के लोगों ने उसको एक्सपोज करके रख दिया है। और अब मोदी के खिलाफ या यानी मुसलमानों के हक में, या इवन उनकी देखें ना, वो सदियों से वहां पे रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह से मसाजिद को गिरा के वहां पे छोटे इलाकों में भी मंदिरों को कायम किया जा रहा है कि जी ये 1000 साल पहले का जो है ना यहाँ पे मंदिर नीचे बुनियाद के अंदर कहीं से निकल आया है। ऐसे ही बाबरी मस्जिद का तो एक जाहिर है कि दैट इज अ सिंबल, यू नो, वो एक सिंबॉलिक चीज थी जो पूरी दुनिया ने देखी है। तो इसलिए हिंदुस्तान यानी मोदी से, उसकी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मुसलमानों की हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनका जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये बिल्कुल जो है यानी एक खाम ख्याली वाली बात है। इसके ऊपर डिस्कशन करने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज्यादा जरूरत, क्योंकि वो एक उसकी जो सोच है, वो जिस गोद में, वो सियासी गोद में वो पलता है, वहां पे सवाए तशद्दुद के, सवाए वायलेंस के दूसरी कोई चीज नहीं। और यही हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा। कश्मीर के अंदर जैसे ही मेरा ख्याल है स्लिप ऑफ टंग हुआ है अपना हमारे दोस्त आमिर साहब से, उन्होंने इसको सूबा करार दिया, वो जाहिर है दूसरे सूबों की वो बात कर रहे थे हिंदुस्तान की। कश्मीर जो है वो अभी भी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक मुतनाज़े वो है इलाका है, जहां पे उसका फैसला अभी होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान, ये मोदी जब तक है, और दूसरा देखें ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ये एक शुरुआत है पिछले 2-3 दहाइयों से, जिस तरह से ये मोदी जो कुछ कर रहा है, आगे जाके ये हिंदुस्तान जो है इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर आप देखेंगे कि इस हिंदुस्तान के फिर टुकड़े होना है, उसको किसी को हमला करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, ये तो जाहिर है अरसा लगता है ना, अभी तो वहां पर तहरीकें पनप रही हैं। ये जो आमिर खाकवानी साहब हो रहा है अभी, अखंड भारत की एक सोच, आरएसएस का सारा बता दिया वहीद साहब ने, और उससे फिर ये बीजेपी निकली है और उनकी पॉलिटिकल इनका एक विंग है, वही सोच हमें नजर आती है जिस तरह पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई और फिर मार का हक अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। मार का हक का आप कितना समझते हैं असर रसूख है कि भारत आज तनहा हमें नजर आता है और वो अपने जख्म चाट रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को तनहा करना था, ये क्या हो गया। आज अमेरिका ईरान यानी जो उसके बड़े जबरदस्त इत्तेहादी समझे जाते थे, आज दोनों कह रहे हैं जी सालसी तो पाकिस्तान करेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा होना, यानी मार का हक से लेकर एक साल पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जो कुछ अचीव किया है उसमें इसके बहुत बड़ा अमल दखल है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक धाक बैठी है पाकिस्तान के दिफा की। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए मार का हक तो मुझे तो बात लगता है जिस तरह हमारे सूफिया जिक्र करते हैं ना कि एक डिजाइन ऑफ नेचर होता है या विल ऑफ नेचर होती है, कुदरत की मर्जी होती है। तो अल्लाह ने कोई कुदरत ने हमें कोई पाकिस्तान को सुरखरू करना था, बैठे बैठे मोदी को और उनका जो मैं तो सच्ची बात कहूंगा कि शैतानी जहन वाला जो उनका जो टोला है कि पाकिस्तान पे हमला करने की उनको हुई, और पाकिस्तान को मौका मिला एक बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ अपनी स्किल साबित करने का और उनको एक शक्ल से फाड़ देने का, और पूरी दुनिया के सामने, इसमें कोई शक ही नहीं है। पिछले एक साल में गैर मामूली अचीवमेंट, बल्कि आप अगर मतलब कोई भी बंदा अगर गैर जानबदारी से तजिया करे तो पाकिस्तान ने 10 सालों में इतना हासिल नहीं किया होगा जितना पिछले एक साल में किया। मार का हक की कामयाबी के बाद दुनिया में हर जगह पे असर, बहुत सी बातें अब हम उस तरह नहीं खुल के बयान कर सकते, लेकिन हमारे दोस्त बताते हैं कि कई मुल्कों में और हमारे कई दोस्त मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तान को सही मानों में रिस्पेक्ट बढ़ी है बहुत ज्यादा। मतलब जैसा होता है ना, लोग बाद अपने दोस्त को भी इजी ले रहे होते हैं कि भाई उनको था कि ठीक है हमारे जी दोस्त मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, लेकिन अब उनको लगा कि ये ताकतवर ब्रदर मुल्क है। भाई सिर्फ ब्रदर मुल्क नहीं है, ताकतवर और हमें भी बचा सकता है। तो वो सिर्फ अरबों में नहीं, हर जगह पे, इवन तुर्किया में भी, इधर उधर हर जगह पे पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है और पाकिस्तान अपने स्किल बढ़ाए। देखे एक बात और भी हमें करना चाहिए, हम अपने आप के बाजू का कॉन्फिडेंस नहीं करते। मुझे याद है हमारे वो एक दो बात सीनियर जर्नलिस्टों ने हमें ये बताया, बहुत सीनियर हमारे शाहदारी साहब और शामी साहब जैसे लोग, कि जब इन्होंने पाकिस्तान ने जब वॉरी मिसाइल का तजर्बा किया था उस वक्त, उस जमाने में बहुत पहले, तो किसी ऐसी तकरीब में जहाँ पे सीनियर सहाफी मौजूद थे, वहां पे चाइनीज एम्बेसडर भी थे, तो वहां पे किसी ने उनको भी कहा कि शुक्रिया अदा किया कि भाई इसमें आप लोगों का है। तो उन्होंने कहा, जो उस वक्त यहाँ पे एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी सलाहियतों की तराफ करना सीखें, ये आप लोगों का अपना कारनामा है, इसमें हमारा नहीं है हिसाब।
पाकिस्तानियों को आप अपने आप को इतना इजी अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये आप लोगों की अपनी कामयाबी है, आप लोगों को खुश होना चाहिए, ये आप लोगों को क्रेडिट है। तो इसमें ठीक है कि हमारे दोस्त ज़ाहिर है, चीन तो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है और सबकी हमारे दोस्तों की मदद के साथ शामिल होती ही है, लेकिन हमारे अपने लोगों ने बहुत कुछ किया था जो अस्करी लोग जानते हैं, माहिरीन जानते हैं। देखे ना, मैं भी, आप भी पढ़ते होंगे, हम देखते हैं बाहर के इंटरनेशनल डिफेंस मैगजीन है, सब चीजें हो रही है, वो पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे रहे हैं। ये तो सिर्फ इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जी चीन और तुर्किया ने पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की को क्रेडिट दे रहे हैं कि इन्होंने ये जो एक करके, क्या ऐसे कहते हैं, इंटीग्रेशन करके एक पूरा सिस्टम जो बनाया पाकिस्तान ने, मुख्तलिफ जगहों से टेक्नोलॉजी ली, लेकिन उसको इतने जबरदस्त तरीके से बना के जो किया, उसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का बड़ा काम है, गैर मामूली कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एयर डिफेंस के लोग भी और हमारी एयरफोर्स के लोग भी और हमारी आर्मी के लोग भी, यानी उन्होंने बड़े बड़े दावे करने की बजाय काम में लगे रहे जी। और जब वक्त आया है वो साबित किया। और एक देखें, बात हकीकत है कि हमारे यहाँ बाद लोग पोलिटिकली बड़ी तनकीद करते रहते थे एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज, देखें ये अपना काम नहीं करते जी। वक्त आया तो हमारे लोगों ने बता दिया कि हम अपना काम जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्लाह ने सुरखू किया और पूरे मुल्क को सुरखू किया है, हमारी फौज को सुरखू किया, सब पूरी कौम में सुरखू, हर बंदे की इज्जत बड़ी है। ज़ाहिर है हमें तो बहुत जबरदस्त हर एक, और जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो बहुत जबरदस्त इस बात को बताते हैं। इवन उज्बेकिस्तान में मेरे एक दोस्त है, वो बता रहे हो कि लिटरली वो कहना था कि इस वाकये के बाद उज्बेकिस्तान, बिल्कुल देखिए अलग सा मुल्क है ना, मतलब पाकिस्तान से, लेकिन वो वहां रहते हैं समरकंद में और ताशकंद में, उनका काम है वहां पे। तो कहने लगे कि हर जगह पे हमें अहमियत मिलना शुरू होगी, यानी हमें अगर पीछे अगर दूर की सीट उठा देते, हमें करीब उठाना शुरू हो गए, रिस्पेक्ट देना शुरू हो गया। तो अल्लाह ने हमारे लोगों को इज्जत दी और इसमें बहरहाल हमारे अपने माहिरीन का कमाल है। बल्कि अब जो DJI इसको करने का, मुझे यकीन है उनकी बात पे, अभी हमने जो दिखाया वो एक हिस्सा था, यानी एक छोटा हिस्सा था, अभी बहुत कुछ बाकी था हमारे पास। और ये बात तो सारे डिफेंस देखें, अब हम तो इंटरनेशनल मीडिया को बहुत मॉनिटर करते हैं, तो उस वाकये के बाद दुनिया में हर जगह कहीं पर भी किसी ने पाकिस्तानी इख्तियारों के नुकसान की बात नहीं की, जो इंडिया जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। दुनिया में हर जगह, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे गार्डियन हो, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो, अमेरिकी अखबार हो, हर एक ने इंडिया की बात की, नुकसान उनका हुआ है, वो तबाह हुआ है। तो दुनिया ने माना है, दुनिया की मोहर अहम होती है ना, हम खुद रोल बजाते रहे, इंडिया खुद रोल बजा रहे, हमने ये किया वो किया। लेकिन आज जिन्होंने कहा DJI पर बड़ी जबरदस्त उन्होंने बातें की, मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि वहां बच्चा जानता है कि शिकस्त भारत उनको हो गई है, माने या ना माने, ढीठ बन के बेशरम बन के बैठे रहे, पाकिस्तान ने भारत दिखा, और अल्लाह के फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है बेसिकली। तो हम तो इस बात को पूरे यकीन रखते हैं, कोई शक नहीं है हमारे ऊपर करम है। बेशक भाई ये जो बात खाकमानी साहब ने की, भारत ने बड़े बहाने बनाए, लेकिन जिस तरह DJI स्पीयर ने कहा कि जी बच्चे को पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये एक बड़ा कमाल है। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से फतह नसीब होना, हम निस्बतन भारत के एक छोटा मुल्क, ना उतना मीडिया हमारा, वसाइल भी उस तरह नहीं, 5 गुना बड़ी उनकी फौज भी और उनके वसाइल भी, डॉलर्स भी, सब कुछ। ये जो बहाना बनाया कि जी तुर्की या चीन का, भाई उनके पास तो अमेरिकन, इसराइल के ड्रोन्स, रूस का डिफेंस सिस्टम, फ्रांस के जदीद तरीन तैयारे जो आज तक तारीख में इससे पहले कभी नहीं गिरे थे। फ्रांस ने भी सर पकड़ लिया कि बड़ा गर्क करा दिया आपने हमारी डिसॉल्ट कंपनी का, कि जिसके राफेल गिर गए हैं, आज तक नहीं गिरे थे। वो एक, आपको क्या क्या कामयाबियां इस एक मार्के में छुपी नजर आती हैं? कौन सी कामयाबी बड़ी हैं? इसमें बहुत सी चीजें हैं, हैकिंग का भी, उनका दिफाई निजाम S-400 वो तबाह होना, राफेल का गिरना, कई इसमें चीजें छुपी हुई हैं। जी उसामा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी कौम जो है उसको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी हमें दी है। देखें, इसमें कुछ चीजें जो है उनको समझना निहायत ही जरूरी है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो एग्रेसर था, हिंदुस्तान ने एग्रेशन किया। जब ये पहलगाम का वाकया हो गया तो उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की बाकी लीडरशिप जो है ये बात इंडिया को भी कहती रही और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि हम हर किस्म की ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था कि जी बस ये थोड़ा बहुत पटाखे शटाखे इधर उधर मारेंगे तो आपने जो है ना जवाब नहीं देना। लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत थी, वो बिल्कुल वाज़ेह थे इस हवाले से कि अगर हिंदुस्तान ने बॉर्डर को क्रॉस किया किसी भी लिहाज से, चाहे वो एयर डिफेंस हो या चाहे वो ग्राउंड ट्रूप्स हो
या चाहे वो समुंदर से किसी जगह से भी वो अगर वो एग्रेशन करेगा तो पाकिस्तान उसको कैलकुलेटेड जवाब देगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ये वो एक रिजॉल्व था हमारी लीडरशिप का, जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने फिर हम, चूंकि हम एग्रेसर नहीं थे, हमने उसका जवाब देना था, तो अल्लाह ने हमें सरखरू किया। दूसरी बात यह है कि देखें, राफेल हो या कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी हो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मैन बिहाइंड द गन। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो उसकी एयरफोर्स की हो या हमारी नेवी हो या आर्मी हो, उनकी जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है, फिर उससे बढ़कर देखें ये जो शहादत का जो जज्बा होता है ना, उससे बड़ी चीज कोई भी नहीं होती है। जब आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है, यानी आपको ये मालूम है कि हमारे क्या कल एक कर्नल जो हैं उनकी नमाज जनाजा शहीद हुए हैं, अदा नहीं की गई। पाकिस्तान की जो जितनी भी मिलिट्री की जो फोर्सेस हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, ये वॉर एंड टेरर जो इंडिया ने प्रॉक्सीज के जरिए हिंदुस्तान उसको अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए वहां से वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया हुआ है केपी में और बलूचिस्तान के अंदर, आए दिन हमारे लोग शहादतें दे रहे हैं इस वतन की मिट्टी के लिए, इस वतन की बका के लिए। तो जब आपकी सोच जो है, जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं, तो फिर आपका जो जज्बा होता है, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, आप उसको अल्लाह के फजलो करम से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। देयर इज नो डाउट पाकिस्तान ने पिछले एक अरसे में बहुत ज्यादा गेन किया है हर सतह के ऊपर, बट जो हमारे सोल्जर्स के अंदर, हमारे ऑफिसर्स के अंदर, तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनके अंदर जो जज्बा है अपने मुल्क को दिफा करने का, वो आपको हिंदुस्तान के अंदर दिखाई नहीं देता। ये उन्होंने खुद माना है, उनकी अपनी फौज ने इस बात को माना है। अब जहां तक देखें, बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो उसका जो नैरेटिव था पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देता रहा पूरी दुनिया के अंदर। पिछले एक अरसे से 9/11 हुआ, उसके साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। सारे जो थे वो एक भी पाकिस्तानी उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो वॉर एंड टेरर थी उसके अंदर दुनिया का साथ दिया, उसके साथ खड़ी रही। उसका हमें बहुत नुकसान भी हुआ। और ये इस बात ने जो है, पिछले मार्का हक ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है। उसने कश्मीर के अंदर टेररिज्म फैलाया हुआ है, उसने हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों के खिलाफ टेररिज्म फैलाया हुआ है, उसने केपी के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, ये कुलभूषण यादव जो है ये कोई आसमान से तो नहीं गिरा, ये कौन है बंदा? ये उनका सर्विंग कमांडर है नेवी का। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उनका जो नैरेटिव था वो पिट चुका है, वो बिल्कुल दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। और आज देखे ना दुनिया में कौन आइसोलेट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप, पाकिस्तान का दुनिया के मीडिया ने जितना पाकिस्तान को पिछले 1.5-2 माह के अंदर पाकिस्तान को पजीराई मिली है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान जो है पिछले 40 सालों से बिलियन ऑफ डॉलर्स उसने इस फेक किस्म की जो है अपनी वो क्या कहते हैं सुपीरियरिटी को दुनिया में बताने के लिए वो पैसा खर्च करता रहा। आज उनके अपने लोग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनसे सवालात किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि भाई आपने किया क्या है? आप तो सिर्फ जो है यहाँ पे वो हॉलीवुड की मूवीज जो हैं उसकी तरह मोदी साहब और आपके सारे लोग जो हैं वो बातें करते रहे हैं, और आपका जो एक प्रैक्टिकल नतीजा है वो 0/0 है। तो अल्लाह ने हमें सरखरू किया बिकॉज हम जेन्युइन लोग हैं, हम सच बात करते हैं, और हम झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है वो सारा अपना घर जो है या बिल्डिंग जो है उसको तामीर नहीं करते। ये वो वजह है कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त शर्मिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे चूंकि ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे अब क्या है, क्योंकि अब तो चीन बड़ा खुश हुआ कि उसकी कंपनीज के भी जनाब वो दुनिया भर में रेट्स ऊपर चले गए, और पाकिस्तान को JF-17 थर्ड के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब बात हो रही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स की। इसके साथ साथ अमेरिका ने अब पाकिस्तान के लिए F-16 के पार्ट्स और मेंटेनेंस उसका भी मुआहदा किया है। तो ये भी मार्का हक की वजह से ये कि पाकिस्तान दुनिया में और ख़ासतौर पर आलम इस्लाम में नंबर 1 फोर्स बनकर दिफाई तौर पर नजर आया है। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। मार्का हक की फतह का जश्न सालगिरह पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है, अल्लाह ताला ने ख़ास फजल और करम फरमाया। खाकवानी साहब, आगे की अगर बात करें तो जाहिर है कि जिस तरह DG ISPR ने कहा 10 से 15% हमने अपनी पावर इसमें दिखाई।
अब हर वक्त अपडेट होना होता है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली दफा जब वाकया हुआ था अभिनंदन वाला, जब उसको पकड़ा गया था उनका भारतीय पायलट को, तो बड़ा मशहूर हुआ और कहा था नरेंद्र मोदी ने कि जी अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारा ये हशर ना होता। उसके बाद राफेल लिए गए और $10 अरब तकरीबन उस पर लगाए कि जी अभी मजीद आ रहे हैं, और अब तो फ्रांस की कंपनी भी कह रही है टेक्नोलॉजी नहीं हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पहली बड़ी बेइज्जती हुई है। अब इसमें एक तो बात यह कि राफेल के मुकाबले पर मैंने बहुत से एक्सपर्ट से बात की, JF-17 थंडर अगर बतौर तैयारा आप देखें कीमत में भी कहीं कम है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हर तरह से कम नजर आता है, लेकिन वो PL-15 का लगा के नहीं देखिए ना आप एक एफिशिएंट किस तरह से हो रहे हैं, उसने हैरान कर दिया। हैकिंग उनकी किस तरह हो गई, 8 तैयारे गिरा दिए, ये तो कमाल हो गया। अब आगे कहा जा रहा है ड्रोन्स का है, अभी PL-15 के बाद अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जा रहा है, और चीन ज़ाहिर है उसमें इंटरेस्टेड होगा। उन्होंने कहा जी आपने तो हमारी भी बल्ले बल्ले करा दी, बहुत से और को भी असला उनके पास होगा। राफेल उनके पास थे और इसमें कोई शक नहीं कि वो सुपीरियर तैयारा था, मगर उनकी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बल्कि देखें ना, एक और बड़ा वाकया जो ईरान जंग का हुआ है, इसने तो बहुत सारे पुराने तस्वर बहुत तेजी से तब्दील किए हैं ना। मतलब जितनी ज्यादा अहमियत अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की बनी है, इससे पहले तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक किसी किसी के पास से इसमें इस्तेमाल हुए भी हमें देखा है, और ड्रोन्स की हुई है, और साथ ही ये भी हुआ है कि इंटरसेप्टर मिसाइल जो एयर डिफेंस में कि भी किसी के पास कितने महंगे हैं इंटरसेप्टर मिसाइल, वो आप देखें उनकी बसों की कई मुल्कों की, हमारे दोस्त अरब मुल्कों में भी बड़े खर्चे हुए हैं, बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अब उसके लिए फिर यूक्रेन मॉडल पे जा रहे थे कि यूक्रेन जिस तरह ड्रोन को काउंटर किया उसने रशियन ड्रोन को, आपको पता है कि रशियंस ने जो शायद 136 जो उसको उन्होंने कॉपी किया था, कॉपी किया उन्होंने टेक्नोलॉजी खुद ईरान ने उनको शिफ्ट की थी, तो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए यूक्रेन ने अपने इंटरसेप्टर ड्रोन और जो काफी कुछ लंबा चौड़ा चीजें, ये चीजें अब वो चीजें सारी डेवलप हो रही हैं, चीजें आ रही हैं। अब तो वैसे मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2026 में अल्लाह करे आ जाए ये जो चाइना से जो 5th जनरेशन जो हमारे पास जो स्टेल्थ J-35, नहीं तो अगले साल तो ये बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, और अल्लाह ने चाहा तो अगले 2-3 सालों में तुर्की का जो कान है, जो पाकिस्तान उसमें पार्टनर है उसमें स्टेल्थ में 5th जनरेशन में, क्योंकि अब इंडिया का इसराइल के साथ अभी एग्रीमेंट जो अभी जो ईरान जंग से फौरन पहले जो विजिट हुआ था उसमें मैंने डिटेल पढ़ी थी, काफी सारे वेपन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आयरन डोम की वो टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह शायद ना हो लेकिन पार्शली सही, क्योंकि इस वक्त इसराइल इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रहा है। क्योंकि देखो ना आपने अभी उन्होंने अमारात को भी अपने भेजी है, उन्होंने पेट्रियाट और कुछ चीजें उन्होंने भेजी थी, तो वो काफी सारी चीजें, वो ड्रोन में भी पहले भी ड्रोन में इस्तेमाल किए, लेकिन अब काफी ज्यादा, और इंटेलिजेंस के वाले से काफी सारे स्पाईवेयर, चूंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर में इंटेलिजेंस के वाले से काफी ज्यादा, आपको पता है कि उन्होंने इसराइल ने बहुत आगे गए हैं काफी, वो पाकिस्तानी दायरे इस पे काउंटर कर ही होंगे। और एक मैंने इंटरेस्टिंग देख रहा था, दिलचस्प चीज, क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए ईरान ने ना बैलिस्टिक मिसाइल बहुत इस्तेमाल, बैलिस्टिक मिसाइल का आपको पता है उसकी अपनी एक अफादियत है और वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं पढ़ रहा था कोई डिफेंस पे आर्टिकल की पिन पॉइंट के लिए वो क्रूज ज्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक भी और क्रूज भी है, खास तौर पे ये जो फतह जो सीरीज है पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई, जिसमें फतह 2 और 3, और उसमें वो जो है ना वो बहुत इफेक्टिव उसके है। और मैं बल्कि एक आर्टिकल की मैंने देखा कि इंडियंस बड़ी कोशिश कर रहे थे यूरोपियन मुख्तलिफ जगहों से इसको किस तरह काउंटर करे, इसके लिए इंटरसेप्टर ले रहे थे। अब पता लगा पाकिस्तान ने अब उसमें कोई स्टेल्थ, उसमें कुछ चीजें शामिल की गई है, यानी वो मतलब अब वो उसमें जैसे बल्कि था उसमें बाहर का जो आर्टिकल था और इंडियन अब चकराए हुए हैं कि स्टेल्थ को अब इसको क्या करे। मतलब पाकिस्तान भी चीजों को देखे, अब जंग में पता लगता है ना, लेकिन अब तो चूंकि इस जंग के बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल हो गया है ना, और वो लोगों पूरी दुनिया के जो डिफेंस माहिरीन है वो पाकिस्तान में नजर रखे हुए हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी ना पहले, क्योंकि वो तो आमतौर पर सुपर पावर्स को लोग देख रहे होते हैं, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है वो उस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की मिलिट्री वेपन्स की और जिस तरह एक इनोवेशन हुई है ना यहाँ पे, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के चाइनीज के साथ भी बहुत ज्यादा, चूंकि चाइनीज वेपन्स ही बहुत, आपने को भी ठीक कहा ब्रेक से पहले कि उनके हथियारों की और उनकी कंपनियों की तो बल्ले बल्ले हो गई ना, मतलब J-10C को ऑर्डर और मिलने शुरू हो गए हैं, और अभी J-35 वगैरह की अभी से बहुत ज्यादा हो रही है। तो इंडियंस भी बहरहाल इस पे लगे हुए हैं, और उनके पास ठीक है बजट बहुत है, वक्त अपने मुल्क की मीशत को, और वो अपने लोग वहाँ भूखे मर रहे हो, उनको कुर्बानी वहाँ पंजाब में हरियाणा में किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, अब कितने फिगर थे खौफनाक, लेकिन वो बहुत बड़ा बजट वो डिफेंस पे लगा देते हैं, मिसाइलों पे, हथियारों पे, सब। और वो जो हजीमत वो हुई है ना मोदी को, नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के,
कि वो बड़ा बहुत, वो जो जिनका पता है दावे करते थे 56 इंच की छाती और ये वो सारे पाकिस्तान ने 56 इंच की छाती को चेंज के बना दिया। तो वो अब उनको गुस्सा तो बहुत है, तो वो अब पाकिस्तान को जो है बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, तैयार हो भी रहे होंगे। और ड्रोन में भी काफी सारी चीजें पाकिस्तान की आगे बढ़ी है। कुछ चीजें तो खैर ऐसे होते हैं कि वो नहीं डिस्क्लोज करते पहले, या कुछ चीजें बाद दानिशा भी बात बताई जाती है ताकि भाई बंदे पुत्र बड़ो और ऐसी कोई हमाकत ना करो। तो दोनों तरह से चीजें चल रही है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगर उन्होंने इंडिया ने कोई एडवेंचर किया और जल्दी किया, और मुझे अब इसमें खतरा है कि नेवी से करेगी। और हमारे पिछली दफा कुछ अर्से पहले डीजीआई पर ने कहा भी था कि हम तो चाहते हैं कि हम नेवी के जरिए आए ताकि उनको नेवी में सबक सिखाएं इनको। और पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल सिस्टम, ये जो एंटी शिप और काफी सारी डेवलपमेंट इस मामले में हो चुकी है। तो वो अगर वो करते हैं, वो जो बड़े उनको अपने दुआओं में अपने एसपी विक्रांत, आपको याद होगा इंडियन मीडिया के बड़े वो कहते थे, वो जो खास उनका वो सोकार्ड उनका मेजर क्या वो गौरव के, वो कहता था कि जनाब ये विक्रांत कराची पे मिसाइल फेंको और ये कर, उनको बड़ा पे है कि ये तो वो अगर आते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहते हैं वो भी समुद्र में डूबेगा। मुझे वो लाहौर की नेवल बेस याद आ गई सर। मैं तो यहीं पर पैदाइश है लाहौर की, मुझे आज तक नहीं सर। नाम तो बड़ी मशहूर है लेकिन नेवल बेस ये पता नहीं उन्होंने कहां से निकाल ली, ये भी कमाल हो गया वैसे। अच्छा, जब हार रहे होते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो ऐसी ही कहानियां बनाई जाती है ना। उनके बड़े बड़े एक्सपर्ट भी सारे एक्सपोज हो गए वैसे। ये भी भाई साहब बड़ा दिलचस्प रहा। एक मीडिया वॉर भी थी और उसमें पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह किरदार अदा किया और सोशल मीडिया पर जिस तरह हमारे लोगों ने, वो भी कमाल। और वही बात आपने बड़ी खूबसूरती से कही कि सच हक वो छा जाता है जब आप सच्चाई पर बात करते हैं। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा हो वो सच के आगे नहीं ठहर सकता। अब सर एक बात ईरान के तनाजुर में ये नजर आती है कि ईरान में बड़ा इन्फ्लुएंस था भारत का, और जो आपने इस तरह जिक्र भी किया कुलभूषण यादव का, वो भी ईरान से यहां पर आया। अब भारत का ईरान में इन्फ्लुएंस बड़ा चाह बहार से लेकर दीगर और जो इंटेलिजेंस थी वो भी फारिग हो रही है, और वो शायद ईरान की जगह पर अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा उसका फोकस हो गया, क्योंकि ईरानी हुकूमत को समझ आ गई कि ये भारत तो हमारा दोस्त नहीं है। जी बिल्कुल उसामा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखें, ये जो ईरान के साथ हुआ पिछले साल जून में पहली जो इनकी हुई है इजरायलियों से और अमरीकियों से, उस दौरान भी काफी ज्यादा उनको जो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिली मूवमेंट्स की और स्ट्रेटेजिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जी हाँ, इजराइल को, उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा थे। अब तो खैर ईरान ने काफी ज्यादा अफगानी जो है उनको भी अरेस्ट किया है इस मौजूदा जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो अभी एक सीज फायर है, इस दौरान भी। और फिर मोदी का जाहिर है कि उसको पता था कि ये अब इजरायली और अमरीकी जो है वो अटैक करने वाले हैं। एक दिन कबल जो है वो वहां जाना, वो एक ये मैसेजिंग होती है, आप एक पैगाम रसानी कर रहे होते हैं इन चीजों के जरिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो ईरान को तो बहरहाल आई थिंक उनको समझ आ गई होगी कि कौन उसका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन है। और आई थिंक यही वजह है कि आज ईरान पाकिस्तान के ऊपर जितना ट्रस्ट कर रहा है, शायद मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क, जाहिर है कि रूस के साथ उनके एक डिफरेंट किस्म के पार्टनरशिप है दिफा के हवाले से, लेकिन जहां पे एतमाद की बात आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान पाकिस्तान के अलावा इस वक्त जो है वो किसी दूसरे मुल्क पे इतना ज्यादा जो है वो एतमाद कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि हम शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है और हमने उनको बिल्कुल वाजे बता दी है, वो हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता ईरान के अंदर किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन हो और उनकी अपनी आवाम को भी नुकसान हो और पाकिस्तान को भी नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात जरूर करना चाहूंगा, चाहे वो हमारा पिछले साल का हिंदुस्तान को जो मार्का हक के अंदर अल्लाह पाक ने हमें जो कामयाबी दी, या अभी जो इस वक्त जो सफारतकारी पाकिस्तान कर रहा है, इसमें हमारी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, फॉरेन ऑफिस, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप, खासकर फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, देखे ना जंग के दौरान एक फौज का सफा सलार जो है वो सिर्फ पूरे फाजे पाकिस्तान के वो इस वक्त सफा सलार है, बीइंग चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, तो फील्ड मार्शल भी हैं वो। तो उस दौरान उनका ईरान जाना और वहां पे कयाम करना और वहां पे
सारी जो है वो जो कुछ भी उन वहां पे डिस्कशन हुई, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई दिस नॉट अ जोक, यू नो। ये मतलब वैसे लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल नेकनियति के साथ सब कुछ करता रहा, और सफारती महाज के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान ने ये ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग है इसके अंदर सीज फायर लेकर आया, क्योंकि मिडिल ईस्ट को कितना ज्यादा नुकसान हुआ आपने देख लिया, ईरान को कितना नुकसान हुआ। अमेरिकन खुद चाहते थे कि यार किसी ना किसी तरीके से हमें कोई रास्ता मिले, ट्रंप साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो अभी भी देख लें पाकिस्तान जो है वो कंसिस्टेंट है। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल जितने भी कवानीन हैं उनको फॉलो करता है, जितने भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। तो उसकी वजह से जो हमारी लीडरशिप के अंदर एक आपको यूनिटी दिखाई देती है, कौम के अंदर यूनिटी दिखाई देती है, अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे पूरी कौम जो है वो खड़ी थी पिछले साल और हमेशा खड़ी रहेगी। हिंदुस्तान को इसलिए आज DGSPR ने फिर कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह तैयार है, और हिंदुस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान जो है वो किसी भी सूरत, चाहे वो इलेक्शन की वजह से या किसी और वजह से, पुरानी ये जो उसको एक पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको जगहसाई हुई है उसको खत्म करने के लिए फिर कोई ऐसी गलती पाकिस्तान के ऊपर करेगा, चाहे वो समुंदर हो या हमारा जमीनी रास्ता हो या हवाई। आई डोंट थिंक कि वो, हाँ वो अपनी तैयारी जरूर करेगा, जाहिर है उनके ऊपर एक अवाम का प्रेशर है, और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करता रहेगा। देखे ना अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान के साथ उन्होंने गठजोड़ किया, और तालिबान के जो लोग हैं उनको समझ आ जानी चाहिए कि हमसाये जो हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता भाई। और हिंदुस्तान जो है कभी भी आके आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नहीं समझ उनको आती है तो वो अपना काम करें। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मशरकी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, वो हर जगह के ऊपर एंड विद इन द कंट्री पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल हर वक्त तैयार हैं, और वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसी तरह कुर्बानियां देते रहेंगे जिस तरह से पहले देते रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर आंच नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, अवाम जो पाकिस्तान की है वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। महसूस। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद हुसैन साहब आपका, जनाब आमिर खाकवानी साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब जिस तरह पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी समेटी अल्लाह के फजल करम से, अब खित्ते में भी जंग खत्म करवाने पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और बड़ी उम्मीद है, अब ट्रंप ने भी कहा है, अमेरिकी सदर ने कहा है कि अगले हफ्ते उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा, अल्लाह करे कि ऐसा हो। और इसमें आप देखिए एक बड़ी खबर यह भी है कि सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, और अमेरिकी अखबार कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अब हम अड्डे नहीं दे सकते या फ़िज़ाई हदूद नहीं दे सकते, और इस वजह से फिर जो नया एक ऑपरेशन करने चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको उससे पीछे हटना पड़ा कि आपने मुल्क खुलवाने के लिए अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अगले हफ्ते सबकी नज़रें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर होंगी, इस्लामाबाद पर होंगी और इन मुज़ाकरात पर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।